अस्सलाम वालेकुम, एमडी कैट एस्पिरेंट। आज आपके सामने 3-4 स्टोरी रखूँगा। सबसे पहले तो ये देखना है कि कंपैरिजन कर रहे हैं कि प्राइवेट मेडिकल कॉलेज का जो मेरिट है वो कहाँ गिर रहा है। जब मैं शुरू में वीडियोस बना रहा था तो मैंने आपको कहा था, मुझे बहुत सारे बच्चे मैसेज करते थे कि सर मेरा 58% एग्रीगेट बन रहा है, 60% एग्रीगेट बन रहा है, तो क्या मेरा प्राइवेट हो सकता है? तो मैं आपको कहता था यस। तो बहुत सारे स्टूडेंट मुझे मजाक में ये कहते थे कि यार इसका कोई एक्सपीरियंस नहीं है, ये ऐसे ही खुद से मार रहा है जबकि इतना मेरिट नीचे नहीं गिरेगा। आज कंपैरिजन आपके सामने रखता हूँ। फर्स्ट जो मेरिट लिस्ट लगी थी प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस की 75.94% थी। सेकंड जो लिस्ट लगी 70.31% थी। थर्ड जो लिस्ट लगी 66.7% थी। अच्छा, अब भी 66, 65 और 64% के जो बच्चे हैं वो बहुत कम हैं। तो फोर्थ मेरिट लिस्ट पे ही काम क्लोज हो जाएगा या फिफ्थ मेरिट लिस्ट लगेगी। मेरा ये अपना ओपिनियन कहता है कि फिफ्थ मेरिट लिस्ट भी लगेगी और फिफ्थ मेरिट लिस्ट लगने के बाद भी कुछ सीटें बाकी बच जाएंगी, जो फिर उन्हें इख्तियार दिया जाएगा कॉलेजेस को कि वो अपनी मर्ज़ी से बच्चों को एडमिट कर सकते हैं, यानी उन्हें एडमिशन दे सकते हैं। तो बहरहाल अब अगर आप देखें ना, 500 से 600 तक का रैंक गिरना ये बता रहा है कि बच्चों ने ज़्यादातर प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस पर इन्हिसार नहीं किया। कुछ ने रिपीट करना शुरू कर दिया है, कुछ बाकी फील्ड्स के अंदर अलाइड हेल्थ साइंसेस में चले गए हैं और कुछ बच्चे आगे मूव कर गए हैं और ज़्यादातर बच्चे जो हैं वो नम्स की तरफ गए हैं, यानी CMHs की तरफ गए हैं और उनकी तरफ अपनी एजुकेशन को वो फेवर कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हमने प्राइवेट ही करना है तो हम अच्छी फैसिलिटीज़ के साथ करें। अच्छा, अब अगला सवाल मेरा ये बच्चे पूछ रहे हैं, सर हमें कॉलेज कौन सा सिलेक्ट करना चाहिए और कैसा कॉलेज सिलेक्ट करना चाहिए? मैं उन्हें ये बताऊँगा। क्या बच्चे ये भी पूछ रहे हैं कि सर क्या बिल्डिंग वाइज होना चाहिए, क्या जो उनके प्रोग्राम्स होते हैं उनके हिसाब से होना चाहिए, किस सूरत हाल के को मद्देनज़र रखते हुए हमें अपना मेडिकल कॉलेज सेलेक्ट करना चाहिए? तो मैं आपको ये बात बताऊंगा कि आप बिल्डिंग को ना देखें, आप उनके फंक्शंस को ना देखें, आप सिर्फ और सिर्फ अपनी एजुकेशन को देखें और एजुकेशन के साथ साथ आप अपनी प्रैक्टिस को देखें कि उनके पास जो प्रैक्टिस करने वाले हॉस्पिटल्स हैं क्या वो उनके अंदर अच्छे तरीके से आपको एंटरटेन करते हैं या नहीं। ये चीज़ें पूछने के बाद आप डिसाइड कर लें, क्योंकि जब आप इतनी ज़्यादा फीस पे करने जाएंगे तो प्रायोरिटी आपकी एजुकेशन होनी चाहिए, बिल्डिंग नहीं होनी चाहिए। प्रायोरिटी आपकी एजुकेशन होनी चाहिए, फंक्शंस नहीं होने चाहिए और प्रायोरिटी आपकी एजुकेशन होनी चाहिए। आप अटेंडेंस से या उसके रूल्स और रेगुलेशन से नहीं भागना। तो ये मेरी आपको एडवाइस है। दूसरी बात, बहुत सारे बच्चे पूछ रहे हैं कि सर जब हमने थर्ड मेरिट लिस्ट लगी है तो प्रोसीजर की मुकम्मल समझ नहीं आ रही, हम क्या करें? एक बात तो याद रखें, जिन बच्चों ने ऑलरेडी फर्स्ट लिस्ट के अंदर, सेकंड लिस्ट के अंदर अपने आप को इनरोल्ड करवा लिया है, उन बच्चों ने कोई और काम नहीं करना, क्योंकि उन्होंने अपग्रेडेशन के लिए अप्लाई किया हुआ होगा। उनका नाम अभी भी अपग्रेडेशन की तरफ आ रहा होगा, किसी का आ गया होगा, किसी का पेंडिंग होगा। उन्होंने कुछ नहीं करना। वो बच्चे जो थर्ड मेरिट लिस्ट के अंदर आए हैं उन्होंने जो कॉलेजेस लिए हैं उनमें उन्होंने 3 काम करने हैं। पहले तो उन्होंने अपने कॉलेज का नाम डिसाइड करना है कि वो जो 5-6 कॉलेजेस की लिस्ट फ्राहम करनी होती है उसमें से एक कॉलेज का नाम डिसाइड कर लें। जैसे ही वो कॉलेज का नाम डिसाइड करेंगे, उनका नाम वहाँ आया हुआ भी होगा, आप उन कॉलेजेस में से अपनी मर्ज़ी का एक कॉलेज सेलेक्ट करके फ़ौरन चलान फ़ी जो है डाउनलोड करेंगे और उसको 6 लाख के हिसाब से पे कर देंगे। अच्छा, इसके साथ जैसे ही आप 6 लाख के हिसाब से पे करेंगे तो आपने पोर्टल को लॉगिन करना है, वहाँ से चलान को डाउनलोड करना है और बैंक के अंदर जाकर आपने ये चलान पे कर देना है। पहला काम आपने ये करना है। दूसरा काम, पेड चलान के बाद आपने वो पेड चलान अपलोड करना है पोर्टल पर जाकर। उसके बाद आपको 2 सिनेरियोज नजर आएंगे, एक ऑप्शन आपको अपग्रेड की मिलेगी, एक ऑप्शन आपको स्टे की मिलेगी। वो बच्चे जो पहली लिस्ट में, दूसरी लिस्ट में खुद को अपग्रेड कर चुके हैं उनका नाम भी अपग्रेडेशन के अंदर आ रहा होगा और जो बच्चे स्टे कर चुके हैं उनका नाम स्टे में आएगा। अब फ्रेशर ने क्या करना है, जो बच्चे थर्ड मेरिट लिस्ट के मुताबिक अपनी अपग्रेडेशन करा रहे हैं वो अपग्रेडेशन को क्लिक कर देंगे, फी सबमिट फर्दर नहीं करेंगे, अपनी अपग्रेडेशन का वेट करेंगे कि किस कॉलेज में उसकी आती। अब अपग्रेडेशन कैसे होती है ये भी आपको समझाता हूँ। लेकिन जो बच्चे जिस कॉलेज में वो आना चाहते थे उसी में उनका नाम आ गया, वो स्टे को क्लिक करेंगे, अपनी फ़ी को पे करने के बाद वो अपने उस कॉलेज के अंदर जाएंगे और वहाँ जाकर अपने आप को अटेंडेंस के हिसाब से रिप्रेजेंट करेंगे कि मैं इनरोल्ड हो चुका हूँ, मैंने 6 लाख फीस भर दी है, जिस पर उस कॉलेज के जो अथराइज्ड पर्सन होंगे वो उसे पेड चलान बना कर देंगे। ये बात याद रखिएगा, वहाँ पर आपको कोई भी चेक नहीं देना, किसी भी चेक के ज़रिए आपने पे नहीं करना, किसी भी आपने चलान के ज़रिए नहीं पे करना। वहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ आपको जो काम मिलेगा वो पे ऑर्डर मिलेगा और पे ऑर्डर आपने लेकर उस फ़ी को सबमिट करवा देना है। अच्छा, अब
अपग्रेडेशन की तरफ आते हैं। आप याद रखिएगा कि जिस कॉलेज का नाम आपने लिखा था आपको स्टे की चॉइस भी उसी कॉलेज के अंदर ही रखनी है। अगर ऑलरेडी ही आपका नाम उसी में आ गया तो स्टे करने की ज़रूरत ही नहीं है, आप जाएं फ़ौरन फ़ी को पे करें, पे ऑर्डर को क्लिक करें और अपना काम कंप्लीट कर लें और अपनी क्लासेस का वेट कर लें। अच्छा, आप अगर अपग्रेडेशन कराना चाह रहे हैं तो अपग्रेडेशन दो तरह से हो सकती है। जो आपने 5-6 कॉलेजेस दिए हैं, अगर मेरिट वाइज आप उनमें से किसी अच्छे कॉलेज में जाना चाहते हैं तो आपकी अपग्रेडेशन हो जाएगी। लेकिन अगर ऑलरेडी आपका नाम 5th लिस्ट में आया हुआ है तो फिर आप 5th मेरिट लिस्ट लगने का इंतज़ार करें, उससे आप अपने आप को बेहतर अपग्रेड कर सकेंगे। अगर आपका उस लास्ट वाले कॉलेज के अंदर आया हुआ है तो आप ऊपर वाले कॉलेज में अपने आप को अपग्रेड नहीं कर सकते, इस बात का खास ख्याल रखना है। अच्छा, अब कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनके पास अभी फ़ी नहीं आ रही, कुछ प्रोसेस है, फ़ी के मामला यानी पैसे इकट्ठे कर रहे हैं, उन्हें थोड़ा वक्त चाहिए, तो वो अपने 5 कॉलेजेस में से किसी एक कॉलेज के अंदर अपग्रेड को अनाउंस कर दें, क्लिक कर दें, उनका नाम अपग्रेडेशन की तरफ चला जाएगा। यूँ उनको हफ्ता 2 हफ्ते मज़ीद मिल जाएंगे जिससे वो अपनी फ़ी को कलेक्ट करके पे कर लेंगे। ये एक सिनेरियो है अपग्रेडेशन का। लेकिन याद रखना, जो कॉलेज की लिस्ट आपने अपग्रेडेशन के लिए भेजी थी उन्हीं कॉलेजेस में से आपकी अपग्रेडेशन हो सकती है। इसके अलावा आपकी बाकी किसी कॉलेज में अपग्रेडेशन नहीं हो सकती, क्योंकि मेरिट को आपने मद्देनज़र रखना है। मेरिट तो नीचे गिरना ही गिरना था और वो गिर चुका है। अब आप देखें ना, 60s की बेस पे तो आ चुका है। तो बहरहाल आप अपने हिसाब से अपग्रेडेशन करने जाएंगे दो तरह से, या तो आप वाकई ही अपना कॉलेज ऊपर लेके जाना चाहते हैं तो आप अपग्रेडेशन करें, और अगर आपके पास फ़ी का कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो अपने एडमिशन को सिक्योर करने के लिए भी आप अपग्रेडेशन अप्लाई कर सकते हैं ताकि आप उस लिस्ट के अंदर मौजूद रहें। अच्छा, अब अगर फिर भी आपको कोई मसला आता है तो आपने अपग्रेडेशन के ऑप्शन को सिलेक्ट करने के बाद आपने वेटिंग लिस्ट का इंतज़ार करना है। अब जैसे ही आप ये सारा प्रोसेस कंप्लीट कर लेंगे तो स्टे वाले को भी मेल आना शुरू हो जाएंगी, अपग्रेडेशन वालों को मेल आना नहीं शुरू होंगी। लेकिन अगर कहीं आ भी जाती हैं तो वो इग्नोर कर देंगे, वो उस पर परसू नहीं करेंगे। लेकिन जैसे ही स्टे वाले को मेल आएगी तो फ़ौरन उसने अपने उस कॉलेज से रब्ता करना है, वहाँ जाकर पे ऑर्डर निकलवाना है, वो आपने फिल करना है, सबमिट करवाना है और पोर्टल पर उस फीस को आपने अपलोड कर देना है, जिससे आपकी सीट कंफर्म हो जाएगी। और यूँ वो आपको क्लासेस की या वाइट कोर्स सेरेमनी की डेट दे देंगे कि आप फ़लाँ डेट आ जाएँ और आपकी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। इसके साथ साथ डॉक्यूमेंट्स के बारे में भी बच्चे बार बार पूछ रहे थे, तो मैंने आपको उस दिन भी बताया था कि 2 डॉक्यूमेंट्स आपने IBCC से रिकमेंड कराने हैं, अटेस्ट कराने हैं। एक मैट्रिक का रिजल्ट कार्ड यानी मैट्रिक की सनद, और FSC का रिजल्ट कार्ड। ये 2 चीज़ें आपने IBCC से क्या करनी है, टेस्ट करवानी है। इसके अलावा आपके पास एफिडेविट होगा, आपके पास पासपोर्ट साइज पिक्चर होंगी, आपके पास डोमिसाइल होगा, बेफार्म या ID कार्ड होगा, फादर का ID कार्ड होगा। ये सारी चीज़ें आपने अपनी कंप्लीट करके सबमिट करानी है। कुछ कॉलेजेस ऐसे होंगे जो फ़ौरन आपसे ये डॉक्यूमेंटेशन ले लेंगे, कुछ कॉलेजेस होंगे जो फ़ीस पहले ले लेंगे और ये प्रोसेस बाद में होता रहेगा, वो उसको फर्दर परस्यू करते रहेंगे। क्योंकि IBCC की तरफ से जो अटेस्टेशन का प्रोसेस है ये थोड़ा लेट हो जाता है, जिसकी वजह से फिर वो उन्हें मार्जिन देते हैं कि बच्चे ने फ़ी भी पे कर दी है, सीट भी कंफर्म कर ली है, तो लिहाजा इसे ऑप्शन दे दी जाए कि ये क्लासेस ले लें और फिर जैसे ही आएगा तो उसको कंप्लीट कर लेंगे। अच्छा, अब इसके बाद आगे चलते हैं। ये सारे का सारा काम आपने 13 जनवरी को शाम 5 बजे तक मुकम्मल कर लेना है। ये आपकी लास्ट डेट है 13 जन। मैंने आपको पहले भी बताया था कि 4th और 5th मेरिट लिस्ट जो है वो अप्रॉक्सीमेटली 15 जन के करीब लगेगी, तो इंशाल्लाह उसमें भी आपको और ज़्यादा मेरिट नीचे गिरता हुआ नज़र आएगा। उसके बाद आगे चलते हैं। किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज की वाइट कोट सेरेमनी ऑलरेडी मैं आपको पिछली वीडियोज़ में बता भी चुका हूँ कि 20 जनवरी को होने वाली है। इसके साथ साथ जनाब मेडिकल कॉलेज सिंध का जो वाइट कोट सेरेमनी है वो भी आपकी 20 जनवरी को हो रही है। इसके साथ साथ एक सबसे सनसनीखेज किस्म की खबर ये है कि गिलगित बल्तिस्तान की प्रोविजनल मेरिट लिस्ट लग चुकी है। अगर किसी ने वहाँ अप्लाई किया हुआ है या उसके कोटा सिस्टम पर अप्लाई किया हुआ है तो वो अपने मेरिट को चेक कर लें। उम्मीद है कि आपको वहाँ से ज़रूर इस्तेफादा होगा। तो ये प्रोविजनल मेरिट लिस्ट लगी है, अभी उनकी फर्स्ट मेरिट लिस्ट या सेकंड मेरिट लिस्ट नहीं लगी, तो इसके हिसाब से आप अपनी डॉक्यूमेंटेशन को कंप्लीट कर लें। उसके बाद वही पुरानी वीडियो का पुराना हिस्सा, पहली बात कि मेडिकल MD कैट आपका शफाफ होना चाहिए, MCQs अकॉर्डिंग टू आपके सिलेबस होने चाहिए, डिफ़िकल्टी लेवल आपका मॉडरेट होना चाहिए, वैलिडिटी आपकी बरकरार रहनी चाहिए, और जो ऑलरेडी इंटाइटल्ड स्टूडेंट हैं, इनरोल्ड स्टूडेंट हैं MBBS में, उन्हें दोबारा एडमिशन लेने की इजाज़त ना दी जाए। ये कुछ सिनेरियोज़ हैं जो आपने अपने माइंड में रखने हैं, और जैसे ही आपके सामने ये चीज़ें आएँ तो आपने उसके ऊपर फोकस करना है। बच्चे बार बार कहते हैं कि FSC की वेटेज को भी कम करना चाहिए, तो आप इस पर ना जाइएगा, क्योंकि FSC आपको अच्छा खासा बूस्ट करती है। क्योंकि इधर एक MCQs गिरता है
तो 1% गिर जाती है, वहाँ 5-7 नंबर भी गिर जाएँ तो 1% नहीं गिरती। तो आपको FSC की वेटेज ज़्यादा कम नहीं करवानी, क्योंकि अगर वो ज़्यादा कम हो गई तो आपका MD कैट की वेटेज जो है वो बहुत बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से आपको प्रॉब्लम होगी। तो बहरहाल आपने MD कैट को शफाफ बनाना है, इस पर जोर देना है हमने। MD कैट के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सिलेबस के अंदर हो, आउट ऑफ सिलेबस ना हो। इसके साथ साथ यहाँ एक चीज़ का ख़ास क्या रखना है, वैलिडिटी को बरकरार रखना है। रेलिवेंट मार्किंग का फार्मूला अप्लाई होना हो तो लाजमी करना चाहिए, और इनरोल्ड स्टूडेंट को दोबारा, एंटाइटल स्टूडेंट को दोबारा एडमिशन की इजाज़त ना दी जाए। ये कुछ सिनेरियोज़ हैं जिनको हमने बार बार आवाज़ उठानी है ताकि आपके लिए आसानियाँ पैदा हो सकें। उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो आप हमारे इस चैनल मोहम्मद मुर्सा को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को शेयर कर दें, ताकि आपको इस तरह की इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपने दोस्त मुर्सा को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।